हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मिड टर्म एग्जाम क्लास 10 सब्जेक्ट रहेगा साइंस। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइम रहेगा आपका 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 80। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के तब कीजिएगा और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले तो जो सामान्य निर्देश दिए जाते हैं वो आप पढ़ लेंगे। आपको पेपर का पैटर्न पता ही है। टोटल 39 क्वेश्चन होते हैं और उसमें 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज रहते हैं। 2 से 6 तक आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और 7 से लेकर इसमें 7 जो है आपके खंड ग में 7 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहते हैं और खंड घ में आपके 5 अंक के 3 क्वेश्चन रहते हैं और लास्ट में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन। तो जो 5 नंबर के क्वेश्चन है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें आपका एक एक क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होता है और उनके अंदर एक एक चॉइस होती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट पैटर्न रहता है। आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। तो करते हैं स्टार्ट। तो खंड क में पहला क्वेश्चन जो है, बुझे हुए चूने का उत्पादन करने के लिए पानी के साथ बिना बुझे हुए चूने की तीव्र अभिक्रिया। तो बेटा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में साथ साथ करेंगे कंप्लीट पेपर को सॉल्व। तो बुझे हुए चूने का उत्पादन करने के लिए पानी के साथ बिना बुझे हुए चूने की तीव्र अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया होती है? वो एक संयोजन अभिक्रिया होती है। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो उसका रंग बदल कर कैसा हो जाता है? धूसर हो जाता है, यानी ग्रे कलर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, जब एक पीएच पत्र को किसी विलयन में डुबाया जाता है तो पीएच मान 7 दिखाई देता है। पीएच स्केल पर रंग दिखाई देता है। कैसा रंग दिखाई देगा पीएच स्केल पर? तो पीएच का मान 7 है, यानी वो न्यूट्रल है, उदासीन है, तो उसका रंग कैसा रहेगा? हरा रहेगा। नेक्स्ट है, जब जिंक धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब भी मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक प्रयोग करने के बाद 4 छात्रों ने दी गई धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया। किस छात्र ने धातुओं को सही क्रम से व्यवस्थित किया? ठीक है, तो घटते क्रम में करना है तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के आधार पर आपको देखना है कि कौन सी धातु जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जिसमें आता है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर। तो फर्स्ट आंसर आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वसन के दौरान 6 कार्बन अणु ग्लूकोज का विखंडन 3 कार्बन अणु पाइरुवेट की कोशिकाओं के जिस भाग में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जब वृक्क जो है अक्रिय होता है और वह प्रक्रिया द्वारा जिसके द्वारा कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करने वाला एक उपकरण रक्त से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटा देता है तो क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अपोहन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? अपोहन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम इनको इंग्लिश मीडियम में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विग्रस रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर टू प्रोड्यूस लेक क्लाइम। तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन सनलाइट टर्न्स ग्रे। ठीक है, पीएच पेपर डिप्ड इन सॉल्यूशन। पीएच अगर 7 है तो कलर रहेगा ग्रीन। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन। उसके बाद है, आफ्टर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, तो मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। विच स्टूडेंट हैज़ अरेंज द मेटल इन करेक्ट ऑर्डर। तो आंसर रहेगा ए। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सेवेंथ है, द प्रोसेस बाय विच अ डिवाइस एक्टिंग एज एन आर्टिफिशियल किडनी रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इन केस ऑफ किडनी फेलियर। इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, डिवाइस जिससे हम आर्टिफिशियल किडनी बनाते हैं एक तरह से, उसको डायलिसिस बोलते हैं। जिसकी किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस पे डालना होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, तंत्रिका कोशिका का वह भाग जिससे सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्सॉन हो जाएगा, यानी तंत्रिकाक्ष हो जाएगा। पादप हार्मोन जो तेजी से कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में जैसे फलों और बीजों में पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो साइटोकाइनिन कहलाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। उसके बाद नेक्स्ट है, गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सतह क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब के लिए दूरी के लिए प्रयोग की जाने वाली संकेत परिपाटी क्या है? तो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है,
दर्पण कौन सा रहेगा, अवतल दर्पण। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो वस्तु जो है वो कहाँ बनेगी, वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी और उल्टी बनेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होता है और नीचे की तरफ जो इमेज बनती है उल्टी, उसके लिए भी क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो आपका आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र गोलीय लेंस की क्षमता को दर्शाता है। तो क्षमता क्या होती है, P = 1/f। आँख में पुतली का आकार एक गहरा पेशी डायफ्राम नियंत्रित करता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम जो उसको कंट्रोल करता है उसको हम परितारिका कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह न्यूनतम दूरी क्या है जहाँ तक वस्तुओं पर आंखों पर दबाव डाले बिना देखा जा सकता है। तो नियर पॉइंट कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस में पारितंत्र के अजैविक जो है, अजैविक घटक जो है वो शामिल हैं। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, अजैविक घटक आपको इसके अंदर बताने हैं। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो एक्सॉन, plant hormone found in areas in rapid cell division such as in fruit and seeds and cytokinin. Diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called aperture. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, जैसे हमने समझाया कि कॉनकेव मिरर में इधर बनेगा और नीचे की तरफ इमेज होगी, तो इस तरफ बनेगा लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव हो जाएगा और नीचे की तरफ होगा तो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव। पावर जो है, किसी भी लेंस की पावर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P = 1/f। The size of the pupil in the eye is controlled by a dark muscular diaphragm known as iris. What is the minimum distance at which object can be seen without strain on eye, that is 25 centimeter. Which of the following comprises of a YT component, तो इसमें आ जाएगा B। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोष स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो देखिए, घास में 10,000 है, इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसके अंदर 1000 हो जाएगी, हिरण के अंदर और शेर के अंदर 100 हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। ठीक है, 10% नियम के अनुसार। तो इसका आंसर हमारा सी रहेगा। उसके बाद अभिकथन और कारण दिए गए हैं, तो यहाँ से इनमें से हमें आंसर देने हैं ABCD में से। तो अभिकथन देखिए क्या दिया गया है, अभिकथन में कहा गया है कि आयनिक यौगिक जो है क्या करते हैं, आयनिक यौगिक गलित हुई अवस्था में बिजली का संचालन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है। और ऊष्मा के कारण आयनिक यौगिकों के बीच तीव्र विद्युत बल, आकर्षण बल जो है वो कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, बिजली का संचालन करते हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है। उसके बाद अभिकथन है, वाष्पोत्सर्जन जड़ों से पत्तियों तक जल और उसमें घुले खनिज के अवशोषण और ऊपरमुखी गति में सहायता करता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें ए, ये जो है सत्य है। और कारण रहेगा, वाष्पोत्सर्जन के दौरान लंबे पौधों में परिवहन में विसरण एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो परिवहन में विसरण जो है प्रमुख भूमिका वाष्पोत्सर्जन में नहीं निभाता, कि जाइलम फ्लो जो है काम उसमें करता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, मटर के पौधे के प्रतान की सहायता से अन्य पौधा या वस्तुओं के ऊपर चढ़ जाते हैं। कारण क्या रहेगा, प्रतान जो है स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं और जो वस्तु के संपर्क में आता है वह उतनी ही तीव्रता से नहीं बढ़ता जितना कि वस्तु से दूर वाला भाग। तो बिल्कुल सत्य है ये। तो आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। अभिकथन है, मोतियाबिंद आमतौर पर छोटे बच्चों में होता है और इससे दृष्टि पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, ये असत्य है। और जब मोतियाबिंद होता है तो क्रिस्टल लेंस धुंधला और दूधिया हो जाता है, ये बात सत्य है कि वो धुंधला हो जाता है। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। इन द फूड चेन जो एनर्जी अवेलेबल होगी इसमें थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी होगी, 100 जूल। उसके बाद एसर्शन रीज़न दिया गया है, यहाँ से आंसर देने हैं 17 का। फर्स्ट 17 का आंसर आपका दोनों ठीक है। ठीक है, और ए जो इसका आंसर हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, बिल्कुल ठीक बात है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड आर ओवरकम ड्यू टू हीट एंड आयंस दैट मूव फ्रीली। उसके बाद एसर्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स इन प्लांट्स। तो इसमें भी ये भी क्या हो जाएगा, इसमें आपका ट्रू है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका जो रीज़न दिया गया है वो गलत है कि ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन डिफ्यूजन प्ले एन मेजर रोल। डिफ्यूजन नहीं होता, जाइलम के थ्रू मेनली ट्रांसपिरेशन होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, द टेंड्रिल ऑफ पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट बाय ऑब्जेक्ट और मीन्स ऑफ टेंड्रिल। तो बिल्कुल ठीक बात है, टेंड्रिल से ऊपर चढ़ता है और ये एक सेंसिटिव टेंड्रिल जो है सेंसिटिव होते हैं टच में। ए पार्ट ऑफ टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो दूसरी तरफ का जो पार्ट होता है वो ज़्यादा ग्रो करता है ताकि वो इस तरह से सपोर्ट पे चढ़ सके। तो 19 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। असर्शन दिया गया है, कैटरेक्ट हैपन इन स्मॉल चिल्ड्रन, गलत है। एंड कैटरेक्ट में क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, ये ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके एमसीक्यूज। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी देखेंगे, इसमें देखिए 21 से 26 तक आपका जो है क्या रहेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 21, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में कुछ समय के लिए रखा जाता है तो क्या होता है, आपको एक संतुलित समीकरण की सहायता से बताना है। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन नेल इज केप्ट इनसाइड अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, एक्सप्लेन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। सो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन डालेंगे तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा कॉपर, निकल जाएगा और फेरस सल्फेट जो है ये फॉर्म हो जाएगा। सो कॉपर यहाँ पे क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है देन आयरन, तो इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया इसके अंदर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तांबे की तार का अवयव में दहन एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, प्राप्त उत्पाद का रंग क्या होता है और इस अभिक्रिया में अपचायक का नाम भी आपको देना है। ठीक है, इसमें आ जाएगा, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन अ कॉपर वायर इज बर्न्ट इन एयर, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। तो आप यहाँ से कर लेंगे इसका आंसर। तो इसमें क्या होगा, कॉपर जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, जो कि एक ब्लैक कलर का क्या होता है, सब्सटेंस होता है। ठीक है, और इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है, कॉपर है। क्लियर, कॉपर जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या है, कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, सोडियम या पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्योंकि सोडियम जो है, पोटेशियम, वाई दे केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल बिकॉज दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, इसीलिए उनको जो है केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन और पानी के साथ बहुत जल्दी क्या कर जाती हैं, रिएक्ट कर जाती हैं। यहाँ से कर लेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल एंड दे रिएक्ट विग्रीसली विद एयर फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड्स, बहुत जल्दी मेटल ऑक्साइड्स बना लेती हैं वो धातु के ऑक्साइड्स। सो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर दे आर केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, ताकि वे एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए, इसीलिए जो है कैरोसिन के ऑयल में उनको डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द मेन ऑर्गन फॉर्मिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। कौन से ऑर्गन जो है मेन ऑर्गन हैं जो कि क्या बनाते हैं, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग हैं। तो मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, ए पेयर ऑफ किडनी, यानी एक जो है पेयर क्या हो जाएगा, वृक्क, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, यानी उत्सर्जन तंत्र में वृक्क होते हैं और यूरेटर होते हैं, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में परिधीय तंत्र के भाग कौन से हैं, और इसमें साथ में देखेंगे कि स्वाद और गंध के लिए हमारी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी ग्राहियों के नाम लिखिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, विच पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, नेम द रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद अवर सेंस ऑर्गन फॉर टेस्ट एंड स्मेल। तो इसमें तो परिधीय तंत्र में या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, जो हमारी क्रेनियल नर्व है जो कि हमारे मस्तिष्क से निकलती हैं, ठीक है, वो क्रेनियल नर्व्स वो आती हैं, और स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कोड, तो ये हमारे परिधीय तंत्र में आती हैं। क्रेनियल नर्व्स जो है वो कहाँ से हैं, ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व्स जो है वो कहाँ से हैं, स्पाइनल कोड से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टेस्ट के लिए कौन से होते हैं, हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं, और स्मेल के लिए कौन से होंगे, स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो आपको रेडियस दी हुई है स्फेरिकल मिरर की 30 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना क्या है, उसकी फोकल लेंथ आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r/2 कर देंगे। r हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकल जाएगी, फोकस दूरी कैसे निकल जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन को परिभाषित करना है। सेकंड है किस दूरी परिसर में सामान्य नेत्र किसी वस्तुओं को आराम से और स्पष्ट रूप में देखने में सहायता करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे यहाँ पे। डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन, विच रेंज ऑफ डिस्टेंस फॉर ए नॉर्मल आई अलाउ अ पर्सन टू सी ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड क्लियरली। तो हमारा जो लेंस है उसकी एक एबिलिटी है कि जो फोकस दूरी है उसको वो एडजस्ट कर लेती है, उसको जो है समायोजित कर लेती है। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। और रेंज क्या रहती है 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, यानी जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है, निकट बिंदु और दूर बिंदु। तो इसको हम बोलते हैं पावर की, जो लेंस की हमारी की शक्ति है फोकल लेंथ को समायोजित करने की, दैट इज नोन एज समंजन क्षमता। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। वाई डू टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स चेंज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम? मेंशन एनी 2 वेज टू अवॉइड दिस। कि टेस्ट और स्मेल जो है, जो ऑयली फूड होते हैं उनका खुला रखने पर उनका स्वाद और उनका जो गंध होता है वो बदल जाती है। इससे बचने के कोई 2 तरीके आपको बताने हैं। तो देखिए जो ऑयल्स हैं प्रेजेंट इन फूड गेट ऑक्सीडाइज व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड बिकम रेंसिड। तो ऑयल और फूड जो होते हैं वो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और वो जो है उनके अंदर विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाती है, रेंसिड हो जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑक्सीडेशन कॉज अनप्लेजेंट चेंज इन देयर टेस्ट एंड स्मेल। और जो उसके अंदर बनता है ऑक्साइड्स जो बनते हैं वो उसके टेस्ट और स्मेल को चेंज कर देते हैं। इसको विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है कि फूड कैन बी पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में उनको बंद रखे और एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम उनके अंदर डाल देते हैं पैकेजिंग में तो वो ख़राब होने से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है और इसके कोई 2 उपयोग लिखने हैं। ठीक है, 28 देखेंगे यहाँ से। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? राइट द केमिकल रिएक्शन एंड गिव 2 पर्पस फॉर विच इट इज़ यूज्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? केमिकल नेम हो जाएगा, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रिएक्शन ये होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन ऐड करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर निकलता है। और इसका यूज़ क्या होगा? क्लॉथ्स को ब्लीच करने के लिए और पेपर जो कागज़ होता है वुड पल्प उसको क्या करने के लिए? ब्लीच करने के लिए। दूसरा जो है पानी को साफ़ रखने के लिए, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। पानी जो है उसको साफ़ करने के लिए, बैक्टीरिया रहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 है। यूजिंग ए फ्लो चार्ट शो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है कंप्लीट वो दिखाना है। और का क्वेश्चन देखेंगे। वाई इज लिम्फ नोन एज टिश्यू फ्लूइड, वेयर डज इट फाइनली फ्लो टू? लिम्फ जो है उसको टिश्यू फ्लूइड क्यों कहते हैं एंड फाइनली जो है ये कहाँ फ्लो करता है? ठीक है, मानव हृदय के बाएं आलिंद से शुरू करते हुए रक्त के परिवहन का फ्लो चार्ट बनाना है। और लसिका को उत्तक तरल के रूप में क्यों जाना जाता है? अतः ये बहकर कहाँ जाती है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड शुरू होता है, यानी दायां आलिंद जो है उससे, दायां आलिंद। लेफ्ट एट्रियम क्या है? दायां आलिंद। दायां आलिंद के बाद ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल दाएं निलय में, उसके बाद वहां से जाएगा आर्टरीज में। ठीक है, उसके बाद वहां से कहाँ जाएगा? आर्टरीज में, यानी जो हमारी धमनियाँ हैं उनके अंदर। वहाँ से फिर अपर एंड लोअर बॉडी में चला जाएगा। उसके बाद फिर वेन्स में आएगा, यानी शिराओं में आएगा। शिराओं से ये राइट एट्रियम में चला जाएगा, राइट एट्रियम यानी दायां जो है आलिंद में, और फिर दाएं नीले में जाएगा, यानी बाएं नीले से शुरू होकर दाएं नीले में आ गया। उसके बाद फिर साफ होने के लिए कहाँ चला जाता है? लंग्स में, फेफड़ों में, और फिर से ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट देखिए, जो लसिका है, लिम्फ है, वो क्या है? फ्रॉम द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। जो पोर्स होते हैं वो कैपिलरीज की वॉल्स के अंदर, उनके अंदर से थोड़ा बहुत क्या क्या निकलता है? प्लाज्मा है, प्रोटीन है। तो वो जो है ब्लड सेल्स हैं, वो इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है, जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है जो उत्तकों का, ठीक है, उसके अंदर आ जाता है और इसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। and it drain into lymphatic capillaries from intercellular space to form large lymph vessels and then open into the large veins finally। और ये टिश्यूज़ के बीच में रहता है और फिर फाइनली जो लार्ज वेन्स हैं उनके अंदर मिल जाता है। and thus lymph carry extra fluid from extracellular space back into the blood।
ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, उसको वापस जो है फिर ये किस में मिला देता है, ब्लड के अंदर मिला देता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावित हार्मोन के नाम और कार्य लिखिए। तो फर्स्ट है पीयूष ग्रंथि, आउटू ग्रंथि और अंडाशय। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका राइट द नेम ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड एंड इट फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड गिवन बिलो। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड ओवरीज। तो इस तरह से लिख देंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यानी पीयूष ग्रंथि, ये ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है, और ये बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ये थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये कंट्रोल करता है। ओवरीज, इसमें एस्ट्रोजन निकलता है, और जो भी बॉडी के अंदर पबर्टी के टाइम पे, किशोरावस्था के टाइम पे जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, ओवरीज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को परिभाषित करना है। किसी माध्यम में प्रकाश की गति अगर ये दी हुई है और इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यम में किसी माध्यम में प्रकाश की गति दी हुई है और इसका आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू निकालना है। इसको आपका जो है, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो है आपको दी गई है, एंड फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है हमारे पास ये होती है, तो हम निकालेंगे इसको। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट जब वर्ड लग जाएगा तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक जो है वो एयर के साथ निकाला जाता है। तो अगर मीडियम 1 जो है एयर है या वैक्यूम है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी कोई भी मीडियम हो, जैसे कांच का अगर हम एयर के साथ निकाल रहे हैं तो जो निकलेगा वो क्या होगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रहेगा, यानी वो अपवर्तनांक जो है वो वो जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें v आपको दिया गया है, c में दिया गया है 3 × 10⁸ होता है। तो उसका जो अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे, c/v। c जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम हो जाएगा, और v जो भी मीडियम का हमें अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड ऑफ लाइट होगी जो हमें दी जाती है। तो यहाँ से इसका अपवर्तनांक कितना आ जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड फ्रॉम वाइट लाइट, व्हाट कैन बी डन फॉर रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, एक्सप्लेन यूजिंग ए डायग्राम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे बनता है वाइट लाइट से, ये आपको बताना है। श्वेत प्रकाश से स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, स्पेक्ट्रम के पुनर्योजन के लिए क्या किया जा सकता है, चित्र की सहायता से समझाना है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ 7 कंपोनेंट कलर्स यूजिंग ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो है वो वाइट लाइट का डिस्पर्जन है 7 कलर्स के अंदर, और ग्लास प्रिज्म को यूज़ करके हम कर सकते हैं। और 7 कलर जो होते हैं उनको याद करने की ट्रिक हम विगौर से करते हैं। इफ़ अ सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इज प्लेस्ड, अगर क्या होता है ना कि अगर तो देखिए, अगर एक सेकेंडरी प्रिज्म जो है उसको इन्वर्ट करके कुछ इस तरह से रखा जाता है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं। द स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय फर्स्ट प्रिज्म इट इज रिकम्बाइंड टू मेक वाइट लाइट एमर्ज फ्रॉम द सेकेंड प्रिज्म। तो इसमें एक प्रिज्म से सारी लाइटें क्या हुई, यहाँ पे डिस्पर्स हुई, और वापस हमने इसको उल्टा करके रखा हुआ है, तो ये सारी की सारी वापस जो है एक वाइट लाइट में जुड़ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल एज इट इज डायग्राम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 33 है, वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन कैसे बनता है, सजीवों के लिए ओजोन परत की उपस्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड एट हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, व्हाई इज द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, ओजोन जो है वो क्यों ज़रूरी है, ओजोन जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमें बचाता है। ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं तो ऑक्सीजन ये बनता है ओजोन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम एंड कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्म टू फॉर्म ओजोन। तो ऑक्सीजन जो है वो टूट जाता है, और टूटने के बाद जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीजन की हैं, जो गैस एटम हैं ये इस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, और क्या बन जाता है, ओजोन बन जाता है। एंड ये जो है हमें किससे बचाता है, यूवी रेडिएशन से बचाता है, जिसके कारण स्किन कैंसर होते हैं। बिसाइड इट इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज टू कॉजिंग फ्लड एंड ड्रॉट। इसके अलावा इसके क्लाइमेट चेंजेस भी होते हैं। अगर ओजोन ज़्यादा हो जाती है तो उससे फ्लड और ड्रॉट के भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए एक ब्लैंकेट का काम करती है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट।
नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी दिया गया है, ठीक है। इसमें 34 से 36 आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, यानी ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन फिजिक्स से, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से और एक क्वेश्चन बायो से देखने को मिलेगा, ठीक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसमें देखिए बेकिंग में धातु यौगिक डब्ल्यू का उपयोग किया जाता है। बेकिंग में धातु यौगिक डब्ल्यू का उपयोग किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना होता है और एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। तो धातु यौगिक है कोई जिसका डब्ल्यू नाम रख दिया हमने, उसका बेकिंग में उपयोग किया जाता है। यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और एक गैस उत्पन्न करता है, और गैस को अगर हम चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो एक सफ़ेद दूधिया अवक्षय बनता है वाई। तो देखिए यहाँ से हिंट आपको मिल गया। सबसे पहले तो उसका उपयोग किस में किया जा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हिंट लेने की ज़रूरत होती है। तो अगर देखिए यहाँ पे कि अगर जो है उसका उपयोग बेकिंग में किया जा रहा है तो यानी वो बेकिंग सोडा हो गया, यानी डब्ल्यू बेकिंग सोडा हो जाएगा। फिर जो गैस निकलती है वो गैस जो है क्या है, चूने के पानी को करती है, तो केवल एक ही टेस्ट है आपके में कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एक्स गैस कौन सी उत्पन्न हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। यह सफ़ेद दूधिया अवक्षेप बना रही है, तो अवक्षेप बनते हैं तो किसके बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं, ठीक है। और जब अतिरिक्त गैस जो है XY से विलयन युक्त गुजारा जाता है तो एक नया यौगिक जड़ बनने से वह रंगहीन हो जाता है, तो वो बनता है आपका यहाँ पे जो रिएक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है, तब आपको समझ आएगा। तो WXYZ सारी चीज़ों को आपको पहचानना है और सभी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया इसके अंदर लिखनी है। पहले इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। मेटल कंपाउंड डब्ल्यू जो है बेकिंग में यूज़ होता है। इट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूस गैस प्रोड्यूस होती है, मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, और फिर जब हम ज़्यादा उसमें से CO2 पास कराते हैं तो वो वाई बन जाता है। तो आपको बताना है नया कंपाउंड जेड क्या बनेगा, WXYZ बताना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो ये हो जाएंगे, देखिए W हमारे पास बेकिंग सोडा हो जाएगा, X हमारे पास CO2 हो जाएगी, Y जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो अवक्षेप बनते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं, और जो जिसके कारण वो कलरलेस हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, दूधियापन उसका समाप्त हो जाता है, वो किसके कारण, जब हम एक्सेस में ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर गुजारते हैं तो CA कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो उसका दूधियापन खत्म हो जाता है। रिएक्शन रहेगी NaHCO3 प्लस HCl, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। उसके बाद CO2 को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइम से बुझारा, जो बिना बुझा जो यहाँ पे बुझा हुआ चूना है उसमें से गुजारने पर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास की तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो ये सारी रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, ठीक है, इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कौन से उत्पाद बनते हैं, तो ये बनेगा आपका NaCl, प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में वाटर बन जाएगा। आप इसको बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो ये जो है हमारी बैलेंस हो गई। इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, तो हमने लिख दी। उसके बाद यहाँ से जो है आपका आ जाएगा, ये हमारे 2 Cl हो गए, ठीक है, ये Na हमारे हो जाएंगे और 2H2O बन जाएगा, 4 हो गए ना। अब हमारा ये बैलेंस है। उसके बाद ऐसी अभिक्रियाओं को क्या नाम दिया जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। और इसमें जो ये रिएक्शन है इसमें pH का मान और प्रकृति बताइए। तो इसके अंदर जो NaCl बनेगा इसका pH जो है वो कितना रहेगा, ये न्यूट्रल है तो ये 7 रहेगा, और प्रकृति इसकी जो है उदासीन रहेगी। प्रकृति कैसी रहेगी, उदासीन रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है, यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाए तो क्या परिवर्तन होता है, बनने वाले नए उत्पाद का pH मान और प्रकृति क्या होंगे। तो एक बार इसको इंग्लिश मीडियम में और देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड है, इफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाट चेंज एक्सपेक्टेड द pH वैल्यू एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। सो यहाँ से करेंगे तो ये हम कर चुके हैं, ठीक है, pH 7 रहेगा। हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ठीक है। आप देखिए वीक बेस, अब क्या होगा, हमारे पास एसिड तो स्ट्रॉन्ग है HCl, और बेस हमारे पास पहले तो हमारे पास जो है ये यहाँ पे हमने जब रिएक्शन की है तो हमारे पास क्या था, हमारे पास NaOH था, स्ट्रॉन्ग बेस था, है ना, NaOH से ही तो हमने रिएक्शन की है, तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब हमारे पास वीक बेस हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो अब क्या बनेगा,
अब जो सॉल्ट बनेगा यहाँ पे MgCl2, तो और ठीक है पानी निकलेगा, तो ये जो सॉल्ट बन रहा है ये एक कैसा होगा, ये एक एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि एसिड हमारे पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक एसिडिक सॉल्ट होगा। और एसिडिक सॉल्ट की pH जो है वो क्या होगी, <7 होगी, 7 से कम होगी। ठीक है, तो ये एक कैसा सॉल्ट होगा बच्चों, ये एक एसिडिक सॉल्ट होगा, अम्लीय जो है लवण बनेगा। हिंदी में भी बता देती हूँ, अम्लीय लवण बनेगा और जिसके कारण उसकी जो pH है वो 7 से कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आपका बायो वाले पोर्शन से है, लिस्ट द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे कौन से इवेंट रहेंगे। विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, तो आयोडीन टेस्ट होता है। वाई इज लीफ बॉइल्ड इन अल्कोहल यूजिंग अ वाटर बाथ बिफोर कंडक्टिंग स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट करने से पहले हम लीफ को जो है अल्कोहल के वाटर बाथ में बॉयल क्यों करते हैं, हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाओं की सूची आपको बनानी है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। और सी है, स्टार्च परीक्षण करने से पहले पत्ती को अल्कोहल में रखकर जल ऊष्मक में क्यों उबाला जाता है। तो सबसे पहले तो स्टेप रहेंगे, सबसे पहले है फर्स्ट स्टेप फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है कि लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल क्या करता है, उसको अवशोषित करता है। उसके बाद जो लाइट एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और वाटर मॉलिक्यूल वो टूट जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। उसके बाद अपचयन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो यहाँ से आप कर लेंगे। अगला है आयोडीन टेस्ट होता है, ब्लू, जो कि कैसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। और उसको क्यों अल्कोहल में गर्म किया जाता है, टू रिमूव क्लोरोफिल, ताकि उसके अंदर का जो क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाए और लीफ को डीकलराइज कर लिया जाता है। इसी में अथवा में दिया गया है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका होती है। अग्नाशय द्वारा कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको मार देता है। ठीक है, और एक अम्लीय माध्यम देता है। अग्नाशय द्वारा कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, अग्नाशय जो है लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित करता है, क्या पचाने में, प्रोटीन और वसा। मानव पाचन तंत्र में संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत के अंदर होता है। और पूर्ण पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, विच एंजाइम आर सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज, व्हाट डू दे हेल्प टू डाइजेस्ट, वेयर डज फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो जो HCl होता है वो हानिकारक जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारता है। और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड फॉर पेप्सिन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। पेप्सिन बड़ा नखरेबाज है, एसिडिक मीडियम के बिना काम नहीं करता, जो कि HCl उसको प्रोवाइड कराता है। सेकेंड है ट्रिप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, जो कि पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलते हैं। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फाइनल प्रोडक्ट जो रहेंगे, ग्लूकोज बनता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं और फैटी एसिड्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स से दिया गया है। वाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट। स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को जो है स्काई वो ब्लू की बजाय ब्लैक दिखाई देता है, वाई। ठीक है, तो प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, जो स्टार होते हैं ना वो बहुत दूरी पे प्रेजेंट हैं, दे आर डिस्टेंट पॉइंट साइज होते हैं। सोर्स ऑफ लाइट, एज स्टार लाइट एंटर द अर्थ एटमोस्फेयर रिलेटेड रिपीटेड एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन हैपन ड्यू टू चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो जब स्टार लाइट एंटर करती है पर्यावरण के अंदर, जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर, तो लगातार उसके अंदर अपवर्तनांक बदलता रहता है, एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो लाइट हमारी आंखों तक एंटर करती है वो फ्लिकरिंग करती हुई आती है, यानी ऐसे इधर उधर जैसे डांस करती हुई आती है ना। द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स द स्टार सम टाइम अपीयर ब्राइटर एंड सम टाइम फेंटर। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर वो किस तरह की डेंस है, कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा चमकता दिखाई देता है, कई बार आपको डिम दिखाई देता है, तो उसी का रीज़न है ये। उसके बाद जो प्लैनेट होते हैं उसका रीज़न क्या है, प्लैनेट जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट एंड इट हैज़ मैनी पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट साइज बहुत सारे सोर्स होते हैं एंड टोटल अमाउंट जो भी हमारी इंडिविजुअल आँखों में एंटर करती है इस पॉइंट साइज से, फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स विल एवरेज आउट टू ज़ीरो। टोटल क्या हो जाती है, एवरेज आउट ज़ीरो हो जाती है, जो कि ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं शो करता है। ठीक है, स्पेस के अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती, जिसके कारण हमें जो एस्ट्रोनॉट है उसको स्काई कैसा दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा में दिया गया है, इंद्रधनुष के निर्माण में कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं, चित्र द्वारा दर्शाकर वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा। रेनबो फॉर्मेशन का, हम किसी तारे की ओर देखते हैं तो उसकी वास्तविक स्थिति नहीं बल्कि आभासी स्थिति दिखाई देती है, क्यों? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने अभी भी किया है, वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला रीजन रहेगा। विच फिनोमिना आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एंड एक्सप्लेन इट विद द डायग्राम। द पोजीशन इन विच वी सी ए स्टार इज नॉट इट्स एक्चुअल पोजीशन बट अपेरेंट पोजीशन। वाई? देखिए, जो रेनबो फॉर्मेशन होता है उसमें मेन 3 फिनोमिना होते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। ठीक है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे डिस्पर्जन हो गया। डिस्पर्जन के बाद जो लाइट है उसमें TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड लास्ट में फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट आपको याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और साथ में फिर ये सिंपल सा डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। हिंदी में अगर बात करें, डिस्पर्जन यानी इसमें क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जो है विक्षेपण होगा, और फिर आंतरिक परावर्तन होगा, और फिर से क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हेन स्टारलाइट एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर इट मूव फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम। तो जब स्टारलाइट एंटर करती है तो वो क्या करती है, वो एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में, देखिए ऊपर इतना पॉल्यूशन नहीं है तो ऊपर माध्यम कैसा है, विरल माध्यम है, रेयर है। और जैसे जैसे रे नीचे जो स्टारलाइट है वो नीचे आती है तो एटमॉस्फेयर में क्या है, पॉल्यूशन है, अलग अलग लेयर्स में अलग अलग है, तो इसकी वजह से मीडियम कैसा हो गया, डेंसर हो गया। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो यहाँ पे अपवर्तनांक है, वो लगातार क्या रहेगा, बदलता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा एज स्टारलाइट मूव टुवर्ड्स द सरफेस। इसीलिए द एटमॉस्फेयर बैंड द स्टारलाइट टुवर्ड्स नॉर्मल, और जो स्टारलाइट है वो नॉर्मल की तरफ क्या होती रहेगी, झुकती रहेगी। ठीक है, व्हेन द स्टारलाइट रीचेज द ऑब्जर्वर इट्स अपेरेंट पोजीशन इज स्लाइटली हायर देन द रियल पोजीशन। तो जो इसकी स्थिति है वो आभासी स्थिति दिखाई देगी एक्चुअल से, तो कुछ ऊपर वो दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खंड अड़ दिया गया है, इसमें प्रश्न संख्या 37 से लेकर 39 तक केस आधारित प्रश्न है, जिनमें 2 से 3 छोटे उपभाग दिए होंगे, तो इनको करेंगे। रघु ने प्रयोगशाला में एक प्रयोग करते समय पाया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। वह जानता था कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया क्यों की। ठीक है, क्योंकि वो कैसा है, वो एम्फोटेरिक है, दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। ऊपर दिए हुए दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति में क्या अंतर है, और उपरोक्त दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी आपको लिखने हैं। आप पहले खुद से इस क्वेश्चन को करके देखिए कॉपी पे। धातु ऑक्साइड का एक और उदाहरण लीजिए, जो अम्ल और क्षारक के साथ अपनी रासायनिक अभिक्रिया में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तरह ही व्यवहार करता है, तो वो कौन हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। 2 ही दिए गए हैं आपके सिलेबस में, दोनों को बहुत ध्यान से करिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि वो एम्फोटेरिक है। डिफरेंस क्या है, दोनों की केमिकल रिएक्शन देनी है, और फिर आपको जिंक ऑक्साइड यानी किसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अलावा कोई और एक एग्जाम्पल और देना है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो कैसा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी उभय धर्मी ऑक्साइड है, और एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर देता है। रिएक्शन ऑफ एसिड, अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या रहेगा, बेसिक रहेगा, और बेस के साथ करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। तो ये रिएक्शन आपको देनी है। Al2O3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, AlCl3 बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो इस समय इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है, यानी क्षारीय नेचर है। और यहाँ पे ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इस समय इसका नेचर कैसा है, इसका अम्लीय नेचर है, एसिडिक नेचर है, और सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा NaAlO2 + H2O। ये रिएक्शन हो जाएगी। और में दिया गया है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तरह ही दूसरा कौन सा है, जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की जाती है तो जिंक क्लोराइड और वाटर बनता है, और इसमें ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट देखिए, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें बताना है कि जैसे ही उसने अपने पेन ब्लेड को लेकर छील रही थी तो उसका हाथ फिसल गया, ब्लेड पे कट लग गया, और उसने एकदम से हाथ पीछे खींच लिया। तो जहाँ भी इस तरह की बात है ना कि कुछ काम एकदम से हो रहा है, वहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स आर्क हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, उपरोक्त घटनाओं का क्रम किस प्रकार घटित हुआ, उपरोक्त घटना में तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग शामिल है, और पूनम को कुछ देर बाद दर्द महसूस हुआ क्यों, और उपरोक्त स्थिति में ऐसी प्रक्रिया का लाभ जो है वो क्या है।
तो ये आपका इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन हो जाएगा। पूनम जो है पेंसिल जो शार्प कर रही थी, हाथ कट गया। ड्यू टू विच प्रोसेस डिड द अबो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हैपन? Which part of nervous system is involved in the above incident and pain was felt after some time by Poonam? Why? And what is the benefit of such process in above situation? तो ये किसका फिनोमिना हो जाएगा? ये रिफ्लेक्स आर्क है, यानी ये प्रतिवर्ती चाप हो जाएगा। और इसको कंट्रोल कौन करता है? तो स्पाइनल कोड यानी मेरुदंड जो है इसको कंट्रोल करता है। सी है, ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरोन डिड नॉट रीच द ब्रेन। क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनमें जो सेंसरी न्यूरोन है, हमारी संवेदी जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो मैसेज को हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचाती हैं। Through the Rayleigh neuron, it was sent to motor neuron to make muscle function and pull back hand. Since brain got the message later and pain was felt after some time. थ्रू द रिले न्यूरॉन, हमारी बॉडी में 3 तरह की न्यूरॉन होती है ना, सेंसरी, मोटर और रिले। तो रिले न्यूरॉन जो है क्या करती हैं, इट वाज सेंट टू, मोटर न्यूरॉन के पास मैसेज भेजती हैं मसल्स को फंक्शन करने के लिए और हाथ पीछे खींचने के लिए। तो ब्रेन को तक ये मैसेज नहीं जाता, इसीलिए पेन जो है कुछ देर बाद फील होता है। डायरेक्ट ब्रेन के पास मैसेज नहीं जाता, पहले स्पाइनल कोड उसको यानी मेरुदंड उसको हैंडल करता है। उसके बाद है क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन यही था कि इसका इस जो ये प्रोसेस होता है प्रतिवर्ती चाप वाला, इसका यूजफुलनेस क्या है, ये किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो व्हेन ब्रेन इज इन्वॉल्व देयर इज थिंकिंग एंड डिले द प्रोसेस ऑफ पुलिंग बैक हैंड, ड्यू टू डिले मोर डैमेज इज पॉसिबल। यानी अगर हम सोचेंगे कि हम हाथ पीछे खींचे या ना खींचे, तब तक तो हाथ जल चुका होगा, तो ब्रेन तक मैसेज जाने में टाइम लगेगा। ब्रेन तक मैसेज जाएगा तो फिर क्या होगा कि हम उसमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएगा। इसीलिए इसके अंदर तो इंजरी को रिड्यूस करने के लिए, इंजरी कैन बी रिड्यूस एंड लेस डैमेज, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बहुत फास्ट अप रिएक्शन होता है, ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है जिसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है इंजरी को कम से कम करने के लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है। श्रेया अपने दोस्तों के साथ प्रयोगशाला गई। प्रयोगशाला में उसे एक आयताकार कांच का स्लैब, एक लकड़ी का बोर्ड, सफ़ेद कागज़ की एक शीट और कुछ ऑल पिन दिए गए। उसके शिक्षक ने प्रकाश की किरण को मार्ग का पता लगाने की प्रक्रिया समझाई। श्रेया ने अपने शिक्षक द्वारा बताए गए चरणों का पालन किया और जब ग्लास लैब के अंदर देखा गया तो उसके द्वारा सभी पिन एक ही डायरेक्शन में दिखाई दिए। तो ये आपका जो प्रैक्टिकल है उससे क्वेश्चन उठाया गया है। लेकिन जब उसने बाहर से देखा तो वो एक सीधी रेखा में नहीं थे। तो उसने क्या देखा? तो उसके अंदर क्या हो रहा था? उसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा था, यानी अपवर्तन हो रहा था। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो अपवर्तन होता है। पार्श्विक विस्थापन क्या है? ठीक है, पार्श्विक विस्थापन यानी जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने कुछ इस तरह से जो है स्लैब को रखा होगा और फिर ऐसे पिन्स जो है लगाई होंगी, ठीक है, और जब आपने इनको मिलाया होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो लाइन निकल रही है ना, ये बिल्कुल इसके पैरेलल में निकलती है, इसके बिल्कुल समानांतर। तो ये जो डिस्टेंस होता है कि आनी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन ये ऐसे डिस्प्लेस होके मिली आपको, इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। उसके बाद है, 2 पारदर्शी माध्यम पानी और मिट्टी का तेल लिए गए। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है। यदि प्रकाश मिट्टी के तेल के ऊपर चला जाए तो क्या होगा और क्यों? ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। आप खुद से सॉल्व किया कीजिए बेटे पहले, अब तो आपकी तैयारी हो चुकी है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो लाइट एंटर करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर में, तो क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? और 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया लिए गए हैं, वाटर एंड कैरोसिन। कैरोसिन पानी के ऊपर फ्लोट करता है और अगर लाइट जाती है कैरोसिन टू वाटर तक क्या होता है? और में दिया गया है, विच इन्फॉर्मेशन डू वी गेट व्हेन इट इज टोल्ड दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ये अपने रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण अपने पाथ से जो है क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। सेकंड है, एमर्जेंट रे जो होती है, यानी जो आप कह सकते हो निगमन वाली जो किरण होती है वो साइड से निकलती है और एमर्ज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, और हमारी जो इंसिडेंट रे होती है उसके बिल्कुल क्या होती है, पैरेलल होती है। दिस शिफ्ट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैरोसिन का जो होता है, कैरोसिन उसकी मास डेंसिटी वाटर से कम होती है। क्लियर, बट ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी, सो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, चली जाएगी, बिकॉज ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ कैरोसिन इज ग्रेटर देन वाटर। तो कहाँ से चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल।
तो इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये केरोसिन हो जाएगा और ये जो है क्या है, वाटर है। केरोसिन की जो आप कह सकते हो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो क्या है, ग्रेटर है। तो यानी ये डेंसर मीडियम हो जाएगा केरोसिन, और ये कैसा है, रेयरर मीडियम है। अब केरोसिन तेल ऊपर है वाटर के, तो लाइट ट्रेवल करेगी, तो ये कहाँ से कहाँ करेगी, केरोसिन से वाटर में करेगी। तो क्या होगा, ये जो है D2R जा रहा है, D2R क्या होता है, डॉक्टर अवे, ट्रिक है ना, डॉक्टर अवे। तो यानी ये कहाँ चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। D2R आ रही है ना, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो कितना होता है, 2.42। इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि डायमंड हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक तो डायमंड का जो अपवर्तनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज स्लो। स्पीड ऑफ लाइट जो है, अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम रहेगी। ठीक है, उसके बाद रेशो जो है, रेशो ऑफ लाइट, और ये जो 2.42 दिया गया है ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और किसके रेफरेंस में लिया गया है, एयर के रेफरेंस में निकाला गया है। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है एंड लाइट बैंड मोर टुवर्ड्स नॉर्मल ऑन एंटरिंग डायमंड फ्रॉम एयर। एयर से जब डायमंड में जाएगी तो ये कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, नॉट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट साइंस का पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं, और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।